हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने विद्युत धारा कर रहे थे बेटा। विद्युत धारा के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में बेटा सेलों का श्रेणी संयोजन किया था। सेलों का श्रेणी संयोजन अच्छी तरह से पढ़िए बेटे। वीडियो को पूरा देखिए बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना चैनल है फ्री डाइव पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, बेल आइकन बटन दबाइए ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिले। आज फिर अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सेलों का समांतर संयोजन। सेलों का समांतर संयोजन क्या है? सेलों के समांतर संयोजन में अपने को क्या देखना है? एक सिंपल सी डेफिनेशन, जैसा कि अपने सीरीज कॉम्बिनेशन की पढ़ी थी उसी तरह की अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन अपने पढ़ेंगे। समांतर संयोजन है क्या चीज़? सेलों का समांतर संयोजन क्या है? ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है परंतु धारा भिन्न भिन्न प्रवाहित होती है। सेलों का समांतर संयोजन कहलाता है। सेलों का बेटा ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान होगा परंतु धारा जो होगी बेटे वो भिन्न भिन्न होगी, तो इसे सेलों का क्या कहते हैं? समांतर संयोजन कहते हैं बेटा। अब जब सभी दूसरे अपने इस तरह से बोल सकते हैं, जब सभी सेलों के एक ओर के सिरों को एक बिंदु से तथा दूसरी ओर के सिरों को एक दूसरे बिंदु से जोड़ दें तथा इन दोनों बिंदुओं को लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो इसे सेलों का समांतर संयोजन कहते हैं। देखिए बेटा, जब अपने सभी सेलों के एक ओर के सिरों को एक बिंदु से और दूसरे ओर के जो सिरे हैं उनको एक दूसरे बिंदु से जोड़ दें और इन दोनों बिंदुओं के बीच में अगर अपने लोड प्रतिरोध जोड़ दें तो इसे सेलों का क्या कहते हैं बेटा? समांतर संयोजन कहते हैं। अब देखिए बेटा, अपने मान लेते हैं, माना दो सेल हैं अपने पास, एक का विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इन दोनों सेलों को अपने समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। कैसे बेटे? दो सेल हैं अपने पास, एक का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे का विद्युत वाहक बल E2। पहले का आंतरिक प्रतिरोध बेटा R1 और दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध अपने पास है R2 और इन दोनों सेलों को अपने क्या करते हैं बेटे? समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं इस तरह से। ये अपने पास एक सेल है बेटा जिसका विद्युत वाहक बल E1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1। ये अपने पास दूसरा सेल है बेटे, इसका विद्युत वाहक बल E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 है। अपने ये बोला था बेटा, जब सभी सेलों के एक ओर के सिरों को एक बिंदु से, मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इनको अपने ए बिंदु से जोड़ दें बेटा, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है इनको बी बिंदु से जोड़ दें और इन दोनों बिंदुओं को लोड प्रतिरोध से जोड़ दें।
इन दोनों बिंदुओं को किससे जोड़ दिया, लोड प्रतिरोध R से जोड़ दिया। तो ये सेलों का क्या कहलाता है बेटा, समांतर संयोजन कहलाता है। अब देखिए बेटा, इस सेल से I1 धारा बहती है, इस सेल से I2 धारा बहती है, ये धारा A पर आकर जुड़ जाएगी और इस लोड प्रतिरोध में से कितनी धारा बहेगी, I धारा बहेगी, यहाँ फिर I1 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, I2 हो जाएगी। तो ये अपने पास सेलों का क्या है बेटा, समांतर संयोजन है। जब सभी सेलों के एक ओर के सिरों को एक बिंदु से और दूसरे ओर के सिरों को एक दूसरे बिंदु से जोड़ दें तो इससे, और इन दोनों बिंदुओं को लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया जाए तो इससे सेलों का क्या कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। अब अपने क्या करते हैं, प्रथम सेल के लिए A और B के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम सेल के लिए और द्वितीय सेल के लिए A और B के बीच में जो विभवांतर होगा बेटा, वो दोनों के लिए एक जैसा होगा, क्योंकि ये भी अपने परिभाषा पढ़ चुके हैं कि सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी सेलों के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है। लेकिन अपने यही मान ज्ञात करते हुए अपने I1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि अपने पास परिपथ में लोड प्रतिरोध में जो धारा है, लोड प्रतिरोध में धारा जो है बेटा अपने पास, वो है अपने पास I = I1 + I2। अपने क्या करना चाहेंगे बेटा, I1 और I2 का मान ज्ञात करना चाहेंगे। I1 और I2 का जब मान अपने पास आ जाएगा, वो मान अपने इस 1 नंबर समीकरण में रखेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे। तो पहले अपने क्या करते हैं बेटा, A और B के लिए, A और B के बीच में प्रथम सेल के लिए विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम सेल के लिए A व B के मध्य, A व B के मध्य विभवांतर, A और B के बीच में विभवांतर कितना हो जाएगा, इसको अपने V से लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही सेलों के लिए एक जैसा होगा। A और B के बीच में विभवांतर प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता होगी बेटा, और टर्मिनल वोल्टता V = अपने पास आ जाएगा E1 - I1 × R1। V = आ जाएगा E1 - I1 R1। यहाँ से अपने I1 ज्ञात करेंगे, अपने पास आ जाएगा बेटा I1 R1 = आ जाएगा E1 - V। यहाँ से I1 = अपने पास आ जाएगा E1/R1 - V/R1। समीकरण नंबर आ जाएगी अपने पास 2। अब द्वितीय सेल के लिए A व B के मध्य विभवांतर। इसी तरह से बेटा अपने दूसरे सेल के लिए A और B के बीच में विभवांतर ज्ञात करें तो V = अपने पास आ जाएगा बेटा E2 - I2 R2। यहाँ से बेटे अपने I2 ज्ञात कर लेते हैं। I2 = अपने पास आ जाएगा E2/R2 - V/R2। ये अपने पास आ गया बेटे समीकरण नंबर 3। अपने क्या किया, I1 और I2 का मान ज्ञात कर लिया। I1 और I2 का ये जो मान है बेटा, वो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 व 3 से मान, समीकरण 2 व 3 से मान 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, I = ये मान रखेंगे बेटा I1 का, I2 का ये मान रखेंगे। ये अपने पास आ गया E1/R1 - V/R1 + E2/R2 - V/R2। I = अपने पास आ गया बेटा E1/R1 + E2/R2 माइनस, इसमें से V कॉमन ले लेंगे, तो यह जगह 1/R1 + 1/R2। I = अपने पास आ जाएगा इसका लघुत्तम R1 R2 लघुत्तम आ गया बेटा, यह आ जाएगा E1/R2 + E2/R1 - V × इसका लघुत्तम लेंगे तो यह आ जाएगा R1 + R2 अपॉन अपने पास आ जाएगा बेटा R1 R2। ये अपने पास I = ये आ गया। यहाँ से अपने V ज्ञात करेंगे बेटा।
तो ये जो पद है इसको इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, आई को इधर ले जाएंगे ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे बेटे अपने पास क्या आ जाएगा बेटा v का मान ज्ञात कर लेते हैं अपने, यानी अपने पास आ जाएगा v इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन अपने पास आ गया बेटे R1 R2 माइनस आई। अब v इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन अपने पास ये बट्टा में जाएगा बेटा तो ये कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस ये इससे गुणा हो जाएगा I इंटू ये हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा अपने पास 4। अपने v का मान ज्ञात कर लिया बेटा। अब क्या करते हैं, इन सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल जोड़ देते हैं बेटा जिससे परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो उस सेल को तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहते हैं बेटा। यदि इन सेलों के स्थान पर एक ऐसा सेल जोड़ दिया जाए जिससे परिपथ में धारा अपरिवर्तित रहे तो इसे तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहते हैं। तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल कहेंगे। यानी इन सेलों के स्थान पर अपने एक ऐसा सेल जोड़ देते हैं बेटा जिससे परिपथ में धारा जो है वो अपरिवर्तित रहे, तो इसे तुल्य विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल है E इक्विवेलेंट और इसका आंतरिक प्रतिरोध है R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा तुल्य, और धारा ये कितनी दे रहा है I, जो पहले भी I थी परिपथ में। यानी इनको हटा दिया आपने और इनके स्थान पर एक ऐसा सेल जोड़ दिया जिससे परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे। तो इस तुल्य विद्युत वाहक बल के सेल के लिए, तुल्य विद्युत वाहक बल के सेल के लिए A व B के मध्य विभवांतर, ये जो तुल्य विद्युत वाहक बल का जो सेल अपने जोड़ा है बेटा, इसके लिए अपने पास A और B के मध्य विद्युत वाहक विभवांतर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये जो तुल्य विद्युत वाहक बल का सेल है इसकी टर्मिनल वोल्टता अपने पास आ जाएगी V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। ये समीकरण नंबर आगे बेटा 5। समीकरण 4 और 5 की तुलना करेंगे बेटा। समीकरण 4 और 5 की तुलना से, समीकरण 4 व 5 की तुलना करेंगे अब अपने। समीकरण 4 व 5 की तुलना से 4 और 5 की जब तुलना करेंगे बेटा तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास ये आ जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। समीकरण नंबर आ जाएगी 6। तथा R इक्विवेलेंट जो है वो अपने पास आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। समीकरण नंबर आ जाएगी बेटा 7। ये अपने पास E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट का मान आ गया जब दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हों। यदि बेटे इन दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध समान हो, यदि E1 बराबर E2 बराबर E तथा R1 बराबर R2 बराबर R हो, तो
यदि E1 बराबर E2 बराबर E, R1 बराबर R2 बराबर R हो तो समीकरण 6 से अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, E इक्विलेंट इज इक्वल टू E इंटू आर प्लस E इंटू आर अपोन अपने पास आएगा R प्लस R। तो ये ऊपर अपने पास हो गया बेटा 2ER बट्टा अपने पास हो गया 2R, 2 से 2 कट जाएगा, E से R से R कट जाएगा, ये अपने पास आ गया E। तथा समीकरण 7 से बेटे 7 से अपने पास आ जाएगा R इक्विलेंट इज इक्वल टू RR अपॉन R प्लस R, ये आ जाएगा RR अपॉन 2R, R से R कट गया, ये आ गया बेटा R बट्टा 2। अगर अपने पास समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर प्राप्त होता है और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान R बट्टा 2 के बराबर प्राप्त होता है। यदि समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों तो अपने पास आएगा बेटा E इक्विलेंट इज इक्वल टू E आएगा, R इक्विलेंट इज इक्वल टू अपने पास आएगा बेटा R बट्टा N। अगर समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेल समांतर क्रम में जुड़े हों बेटा तो तुल्य विद्युत वाहक बल तो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा, परंतु तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान R बट्टा N के बराबर होगा। इसको अपने समीकरण नंबर दे दें बेटा, इसको समीकरण नंबर दे दें 8, ये हो गई 9, ये अपने पास हो गई बेटा 10 नंबर और ये आ गई अपने पास 11 नंबर। अब देखिए बेटा, अगर इसको अपने लोड प्रतिरोध से जोड़ रहे हैं तो लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा देखिए बेटा अपने इस तरह से E इक्विलेंट और R इक्विलेंट, E इक्विलेंट विद्युत वाहक बल और R इक्विलेंट आंतरिक प्रतिरोध के सेल को लोड प्रतिरोध से जोड़ दिया तो इस लोड प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा बेटा, लोड प्रतिरोध में धारा I इज इक्वल टू, धारा होती है बेटा वोल्टता बटा प्रतिरोध, वोल्टता अपने पास है E इक्विलेंट और प्रतिरोध अपने पास आ जाएगा बेटा R प्लस R इक्विलेंट, I इज इक्वल टू आ जाएगा E इक्विलेंट वोल्टता बटा प्रतिरोध, क्योंकि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में तो R प्लस क्या हो जाएगा R इक्विलेंट। अब समीकरण 10 और 11 से मान रख देते हैं। समीकरण 10 व 11 से मान रखने पर, समीकरण 10 व 11 से मान रखने पर 10 और 11 से जब मान रखेंगे बेटा तो अपने पास क्या आएगा, 10 और 11 से मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा E अपॉन R प्लस R बट्टा N आ जाएगा बेटा। 10 और 11 से क्या कर दिया, मान रख दिया इस समीकरण में। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा 12। अब आता है बेटे कि अपने पास समांतर संयोजन की क्या क्या विशेषताएं हैं, सेलों के समांतर संयोजन की विशेषताएं क्या क्या है, सेलों के समांतर संयोजन की विशेषताएं, समांतर संयोजन की विशेषताएं, समांतर संयोजन की विशेषताएं देखिए बेटा। नंबर 1, यदि समान विद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध के सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य विद्युत वाहक बल एक सेल के
एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर प्राप्त होता है, बराबर प्राप्त होता है। अगर अपने पास क्या है बेटा, समान विद्युत वाहक बल और समान आंतरिक प्रतिरोध के n सेलों को, या कितने जो मर्जी है उतने सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दें, तो जो तुल्य विद्युत वाहक बल अपने को मिलेगा वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा। दूसरा बेटा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है बेटा, वो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध का मान प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के समान, समांतर संयोजन के समान प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तुल्य आंतरिक प्रतिरोध जो अपने को मिलेगा बेटा, वो प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के समान प्राप्त होता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें होगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि R इज ग्रेटर देन R/N हो बेटा, अगर R का मान, लोड प्रतिरोध का मान जो है वो सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत अधिक हो, R इज ग्रेटर देन R/N हो, तो क्या होगा बेटा, अपने इस R की तुलना में R/N को नगण्य मान लेंगे। तो समीकरण 12 से बेटा, समीकरण 12 को अपने लिखेंगे I इज इक्वल टू, यह आ जाएगा बेटा E/R। इस स्थिति में परिपथ में धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। इस स्थिति में परिपथ में धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी, धारा के बराबर होगी। यानी अपने को समांतर संयोजन का कोई फायदा नहीं हुआ अगर ये कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है तो। क्यों? क्योंकि अपने को जो धारा मिल रही है वो एक सेल के बराबर धारा के बराबर होगी। तो क्या फ़ायदा हुआ अगर अपने 10 जोड़े धारा एक सेल के बराबर मिल रही है तो एक सेल से ही मिल जाएगी वो। लेकिन नंबर 4 जो है वो अपने पास बड़ा इम्पोर्टेंट, फिर यदि R इज लेस देन R/N हो, यदि R का मान R/N से कम हो तो समीकरण 12 से, फिर समीकरण 12 से अपने पास क्या आ जाएगा, समीकरण 12 से अपने पास आ जाएगा बेटा, अब अपने किसको नगण्य मानेंगे, R को नगण्य मान लेंगे। तो I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा E/R/N, ये अपने पास आ जाएगा NE/R। इस स्थिति में परिपथ में जो धारा होगी बेटा वो एक सेल से प्राप्त धारा की n गुना होगी। इस स्थिति में परिपथ में धारा जो है वो एक सेल से प्राप्त धारा, ये एक सेल से प्राप्त धारा है, उसकी कितने टाइम हो गई, n टाइम हो गई। अब बात क्या आती है कि यदि लोड प्रतिरोध का मान ज़्यादा है किसकी तुलना में, सेलों के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन लोड प्रतिरोध का मान अगर आंतरिक प्रतिरोध से कम है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अब अपने दोनों संयोजनों को अगर कंबाइंड करें बेटा, तो अपने जब श्रेणी संयोजन में ये कंडीशन पड़ी थी बेटा, श्रेणी संयोजन में ये वाली कंडीशन पड़ी थी, कौन से वाली, ये वाली कंडीशन, तब अपने पास I इज इक्वल टू आया था बेटा NE/R। और जब श्रेणी संयोजन में ये वाली कंडीशन पड़ी थी बेटा, तब अपने पास आया था I इज इक्वल टू E/R। अब देखिए दोनों को अगर अपने कंपेयर करें तो अपने पास स्पष्ट हो जाता है कि जब लोड प्रतिरोध का मान अधिक होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जब लोड प्रतिरोध का मान कम होता है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। और ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है बेटा, 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि सेलों का श्रेणी संयोजन तथा समांतर संयोजन कब करना चाहिए। तो सिंपल सा बेटा, सेलों का श्रेणी संयोजन तब करना चाहिए जब अपने पास लोड प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो।
और समांतर संयोजन का उपयोग तब करना चाहिए जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, कम हो, तो अपने को क्या करना चाहिए, समांतर संयोजन का उपयोग करना चाहिए। दोनों संयोजन अच्छी तरह से पढ़िए बेटा। श्रेणी संयोजन का तो बड़ा क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है बेटा, तो अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन देखिए बेटा। कहीं आपको प्रॉब्लम आई तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा आपको। वीडियो पूरा देखिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।